नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं महादेवी वर्मा संपूर्ण अध्ययन। तो महादेवी वर्मा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम उम्मीद करते हैं या कोशिश करेंगे कि उन सभी प्रश्नों को, उन सभी फैक्टों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। और यकीनन मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो महादेवी वर्मा से कुछ तथ्य आपको आसानी से मिल जाएंगे और एक अच्छी खासी समझ भी आपकी विकसित हो जाएगी, जो हमारी परीक्षाओं में महादेवी वर्मा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक होने वाला है, महादेवी वर्मा एक समग्र अध्ययन होने वाला है। तो पहला देखो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, महादेवी वर्मा के संबंध में हम बातें कर रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है? छाया देवी, छायावाद की शक्ति। क्या बोलते हैं? दुर्गा। किसको बोलते हैं छायावाद की शक्ति? दुर्गा को। तो छायावाद की शक्ति जो दुर्गा है, वो उनका उपनाम किसका है? महादेवी वर्मा का है। अब इनका जन्म काल देखते हैं किसका? महादेवी वर्मा का जन्म काल कब का है? 1907 का। और जन्म स्थान कहाँ हुआ है दोस्तों? फर्रुखाबाद, यूपी में। कहाँ हुआ है जन्म? फर्रुखाबाद, यूपी में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम है गोविंद प्रसाद और माता का नाम क्या है? हेम रानी देवी। मैं इसको क्या लिखता हूँ हमेशा? GH। ठीक है, देखो, G से 7 और H से 8, 7 और 8। महादेवी वर्मा का 7 8 से क्या मतलब है? G से देखो, गोविंद प्रसाद पिताजी हैं, हेम रानी देवी जो है इनकी माता जी हैं। और अगर हम बात करते हैं महादेवी वर्मा जी के पति का नाम, तो पति इनके कौन थे? डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा इनके पति जी का नाम है। अब बात हम करेंगे महादेवी वर्मा के संबंध में रचनाएं की, प्रमुख रचनाएं। और अभी मैं कल एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहा था और मेरी कल की वीडियो में था भी, तो उसमें पूछा था कि निहार, रश्मि, नीरजा, इन्हीं के संबंध में, इन तीनों में से एक प्रश्न आया था कि इसकी विधा क्या है। तो दोस्तों, जैसे नीरजा का क्वेश्चन बना था, ठीक है, नीरजा का। और नीरजा की देखो विधा क्या है? काव्य संग्रह। तो ये दोस्तों, ये जो भी आ रहे हैं वो सब क्या है? काव्य संग्रह है। तो सबसे पहले देखते हैं, निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935 और 36 दोनों मिलता है तो आप 35 रखिए। सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। ठीक है दोस्तों, सप्तपर्णा 1960 में। इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है कि जो नीरजा है 1935, इसको शेख सरिया पुरस्कार मिला था दोस्तों, याद रखना। ठीक है, नीरजा को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? शेख सरिया पुरस्कार मिला हुआ है। इसी में एक लाइन है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी। तो ये पद आता है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, ये किसके है? तो हम सीधे बोल देंगे महादेवी वर्मा की है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो आप बोलेंगे नीरजा काव्य संग्रह से ली है। दूसरी रचना देखो इनकी आ रही है, सांध्य गीत 1936। इसमें देखो एक लाइन है, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है मेरे प्राण। तो ये दोनों जो पद हैं, ये किस रचना के हैं? अगर प्रश्न बना तो आप बोलेंगे सांध्य गीत 1936 के ये पद है, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कई बार तो यही पूछ लिया जाएगा कि मैं नीर भरी दुख की बदली का संबंध किस राइटर से है, ये पद किसका है? तो आप बोलेंगे महादेवी वर्मा का। विकल है मेरे, फिर विकल है मेरे प्राण किसका पद है? तो आप बोलेंगे महादेवी वर्मा का। ठीक है, यामा 1940 की है और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में इसको मिला हुआ है। अब एक चीज़ याद रखना, यामा में ये जो 4 की 4 रचनाएं हैं ना, इन्हीं का सार किसमें दिया हुआ है? ये इन्हीं का संबंध या इसी में सबका निचोड़ किसमें दिया हुआ है? यामा में दिया हुआ है। अब प्रश्न बनेगा, यामा संग्रह में निम्नलिखित कौन कौन सी रचनाएं हैं? आप बोलोगे निहार है, रश्मि है, नीरजा और सांध्य गीत है। ये 4 का 4 का मिश्रण क्या होना है? यामा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दीप शिखा 1942, इसमें देखो कविता है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ठीक है, ऐसा एक पद आता है महादेवी वर्मा का, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये पद किसका है? तो दीप शिखा का 1942 का है। अगली रचना आ रही है सप्तपर्णा 1960 की। ठीक है, ये भी किसकी है? महादेवी वर्मा की। तो इसको याद करने का देखो क्या बोला था मैंने, देखो, नेहा रानी सादी सप्त, नेहा रानी सादी सप्त। नेहा रानी ने शादी कितने बार कर दी? 7 बार करी है। नेहा रानी ने शादी कितने बार करी है? 7 बार करी। देखो, निहार, ठीक है, निहार, निहार, रश्मि, रानी, नीरजा, सांधी गीत, शादी, सांधी गीत, शादी। अब क्या आ रहा है? यामा। फिर आ रहा है देखो, दीप शिखा। देखो, शादी, सा
दी हो रहा है, सादी तक हो रहा है, बीच में आपको यामा का भी याद रखना है, दी से देखो दीपशिखा हो गई और सप्त से सप्तपर्णा हो गई। तो ये सारी की सारी रचनाएं नेहरानी, सादी, सादी की जगह पे शायदी कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, शायदी, ताकि आपको याद रहे कि शांति गीत, यामा, दीपशिखा, शायदी, नेहा रानी की शायदी 7 बार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न क्या बनना है, यामा 1940 कब की है, यामा 1940, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1982 में यामा के लिए। मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला 1944 में, मैं तुम्हें बता देता हूँ 1944 में। इसमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत शामिल है। ठीक है दोस्तों, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत किसमें शामिल थी, यामा में। नीरजा के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, शेख सरिया पुरस्कार मिला है, और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला हुआ है। लेकिन मंगला प्रसाद पारितोषिक का मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखेंगे शेख सरिया पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अन्य गद्य रचनाएं क्या आ रही है इनकी, गद्य रचना महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखा है 1943, पथ के साथी 1956, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, महिला जीवन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, श्रृंखला की कड़ियाँ किससे संबंधित है, महिला जीवन से संबंधित है। अगली रचना आ रही है अतीत के चलचित्र। ठीक है, अभी हम इनकी विधाएं भी पढ़ेंगे, अभी हम सब इन सब की विधा भी पढ़ेंगे। अन्य रचना में देखते हैं, रामा 1930, बिंदा 1934, साबिया 1935, बिट्टू 1935, घीसा 1936। सब बिट्टू घीसा 1936, सब बिट्टू का देखो 1935। ठीक है, रामा और बिंदा, देखो यामा किसकी थी, यामा महादेवी वर्मा की, और रामा भी किसकी है, महादेवी वर्मा की। यामा और रामा दोनों वर्मा की है, बिंदा भी है। ठीक है, सबिया बिट्टू भी है। घीसा 1936, मेरा परिवार 1972, स्मारिका 1971, क्षणदा 1956। इन सबके हम विधा भी देख के चलेंगे अभी दोस्तों। अब इनके पढ़ते हैं रेखा चित्र। देखो रेखा चित्र क्या आ रहा है, 3 रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972। तो दोस्तों मेरा परिवार क्या है, देखो रेखा चित्र है। अतीत की देखो रेखा चित्र को, देखो कैसे याद रख सकते हैं, देखो रेखा चित्र, देखो चित्र इसमें आ गया, और रेखा देखो यहाँ आ गया। तो तुम्हें पता होना चाहिए महादेवी वर्मा की रचना जिसमें चित्र आ रहा है वो रेखा चित्र, जिसमें रेखा आ रहा है वो भी रेखा चित्र है। और मेरा परिवार 1972। ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है। आलोपी, ठीक है, ये अतीत के चलचित्र में शामिल एक विधा है, रचना है। ठीक है, आलोपी किस में शामिल है, अतीत के चलचित्र में शामिल है। अब बात करते हैं इनके निबंध की। ठीक है दोस्तों, महादेवी वर्मा के निबंध। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, विवेचनात्मक गद्य 1942, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध 1962, संकल्पिता 1969। सबसे बड़ा निबंध महादेवी वर्मा का, सबसे बड़ा निबंध लिखने का उन्होंने संकल्प लिया था भाई। महादेवी वर्मा ने बोला मैं सबसे बड़ा क्या लिखूंगी, उन्होंने बोला मैं सबसे बड़ा निबंध लिखूंगी, मैं आज संकल्प कर लेती हूँ 1969 में। ठीक है, 1969 में सबसे बड़ा निबंध लिखने का उन्होंने लिया था संकल्प। और अन्य निबंध भी देखो, साहित्य और साहित्यकार भी है। दोष किसका है, हमारा देश और राष्ट्रभाषा, ये सबसे मेन है भैया, याद रखना। हमारा देश और राष्ट्रभाषा भी इनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक और आ रहा है देखो, क्षणदा 1956 का ललित निबंध श्रेणी में। क्षणदा 1956 ललित निबंध श्रेणी का निबंध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा में बाल साहित्य। महादेवी वर्मा का बाल साहित्य के बारे में बात करें, ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदे हम ज्वाला। ये दोनों कैसी रचनाएं इनकी, बाल साहित्य से संबंधित है। ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदे हम ज्वाला। तो ये बच्चों वाली हरकतें हैं। देखो आज हम खरीदेंगे क्या, आग। आग कोई खरीदता है तो बच्चे ही ऐसे काम कर सकते हैं। ठाकुर जी भोले हैं, ठाकुर जी की, भगवान जी के जो बच्चे हैं वो क्या हैं, बहुत भोले हैं। नोट में देखो क्या बोल रहा है, वर्मा के संस्मरण, रेखा चित्र और निबंध। संस्मरण, रेखा चित्र और निबंध। ठीक है, SRN। ठीक है, संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध का संग्रह हिमालय। तो याद रखना, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, देखो हम लिखते हैं कैसे, हिमालय। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो देखो ये क्या हो गया, 3 हो गया ना, 3 एक प्रकार से 3 हो गया। तो 3 चीज़ें शामिल हैं, संस्मरण, रेखा चित्र और निबंध। ठीक है, इनका जो संग्रह है हिमालय नाम से 1963 में, देखो 63 में भी देखो 3 है,
हिमालय में, अगर मैं ही को ऐसा करूँ तो ये भी 3 हो रहा है, देखो 3 हो रहा है। और रचना भी कितनी है इसमें, देखो 3 विधाएं हैं। कौन कौन सी? संस्मरण, रेखा चित्र और निबंध शामिल हैं। तो मैं फिर से लाइन पूरी बोल रहा हूँ। वर्मा के संस्मरण, रेखा चित्र और निबंध का संग्रह हिमालय नाम से 1963 में प्रकाशित हुआ है। महादेवी वर्मा के चुने हुए भाषणों का संग्रह संभाषण, देखो भाषण का संग्रह संभाषण से 1974 में आया था दोस्तों। ठीक है, भाषण कितने में आए हैं? 4 में। देखो भाषण ऐसे लिखते हैं, देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, देखो यहाँ पे 4 बनना है, तो 4 से मैं याद रखता हूँ 1974। और मुझे पता है हिमालय में देखो ये बनना है, तो मुझे पता है लास्ट में 3 आएगा उसके पक्का आंसर में। जरूरी थोड़ा ना उन ऑप्शन सारे 1963, 1973, 1923, 1943 ऐसे बन के आए, तो अलग अलग बन के आएंगे। तो मुझे पता है भैया जिसमें हिमालय है उसमें 3 आंसर होगा पक्का, और जिसमें भाषण है उसमें 4 होगा लास्ट में। तो मैं देख लेता हूँ 4 लास्ट में, तो इसमें हम ऐसे अनुमान से भी लगा लेते हैं, लेकिन आप याद भी कर सकते हैं। अगला देखो फैक्ट क्या आ रहा है महादेवी वर्मा के संबंध में। इनके गद्य लेखन में नारी जागृति, नैतिक शिक्षा, सामाजिक सरोकार व्यक्त होता है, तो होती है। मतलब नारी जागृति के संबंध में महादेवी वर्मा ने लिखा है, नैतिक शिक्षा के बारे में महादेवी वर्मा ने लिखा है, सामाजिक सरोकार के को व्यक्त करती है, मतलब वो उनके संबंध में भी उन्होंने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं विशेष तथ्य के बारे में। किसकी? महादेवी वर्मा के विशेष तथ्य। शुरू में यह ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। मतलब क्योंकि छायावाद को याद रखना, छायावाद को हिंदी साहित्य का खड़ी बोली का स्वर्णकाल कहते हैं। खड़ी बोली का स्वर्णकाल किसे बोला जाता है? छायावाद को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया था 1920 में। किसने? महादेवी वर्मा का मुख कैसा है? महादेवी का, देखो महादेवी बोलते हैं तो यहाँ पे महादेव, क्या महादेव के सर में चांद होता है? नहीं होता है? होता है बिल्कुल। तो महादेवी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो चांद पत्रिका का संपादन कब किया था? 1920 में किया था। अब बात करते हैं देखो इनको, अगला फैक्ट देखो, इनको महादेवी वर्मा को वेदना की कवयित्री व आधुनिक युग की मीरा स्टार मार्क पॉइंट है ये देखो, वेदना की कवयित्री और आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा को। अब देखो इन्होंने इनको हिंदी के विद्या मंदिर की वीणा पाणी निराला जी द्वारा बोला गया था। इन्हें हिंदी के विद्या मंदिर की वीणा पाणी भी बोला जाता है, और हिंदी के विद्या मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। कहा किसने था? निराला ने, क्योंकि निराला अपनी बहन मानते थे किसको? महादेवी वर्मा को। और 40 वर्षों तक महादेवी वर्मा ने इनके हाथों में क्या बांधी थी? राखी भी बांधी थी दोस्तों। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या बोला था? हिंदी के विद्या मंदिर की वीणा पाणी। और महादेवी वर्मा ने भी ना एक निबंध जरूर लिखा है, निबंध संस्मरण लिखा है, आई थिंक संस्मरण है या कुछ विधा है, निराला भाई। ठीक है, संस्मरण ही लिखा उन्होंने, निराला भाई लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा, इनके काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता मिलती है। अलौकिक, ठीक है, अलग ही लोक की विरह की प्रधानता भी देखी जाती है। किसकी रचनाओं में? महादेवी वर्मा की रचनाओं में अलौकिक विरह की प्रधानता देखी जाती है। अगला प्रश्न आ रहा है, इनके सप्तपर्णा 1960, ठीक है, इनकी एक रचना थी सप्तपर्णा काव्य में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद, हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। तो सिर्फ इतना क्वेश्चन बन के आएगा कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद के मंत्रों का क्या है? अनुवाद किया गया है, जो कि रचना कब की थी? 1960 की थी। अब अगला पॉइंट आ रहा है, देखो शुक्ल का। देखो शुक्ल ने जो महादेवी वर्मा के संबंध में कहा है उसको स्टार मार्क रखो, पेपर में सबसे ज़्यादा बनेगा। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवादी के भीतर रही है। क्या बोला था शुक्ल ने? छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही है। अगला प्रश्न आ रहा है, इनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान, किसको? महादेवी वर्मा को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान अपनी माता से प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट आ रहा है, इन्होंने मतलब महादेवी वर्मा ने अपनी पहली कविता 7 वर्ष में लिख दी थी। यह बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। कौन से धर्म से प्रभावित थी? स्टार मार्क पॉइंट भैया, बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। कौन? महादेवी वर्मा। यह आधुनिक साहित्य में रहस्यवाद की परिवर्तिका भी मानी जाती है। कौन मानी जाती है? महादेवी वर्मा रहस्यवाद की परिवर्तिका भी मानी जाती है। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो मैंने बोला भी था, देखो महादेवी, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, प्लस जयशंकर JSP जय शंकर भोले बाबा, और महादेव भी भोले बाबा। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार ने डाक टिकट विभाग द्वारा जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा के सम्मान में कितने का? 2 रुपये का एक युगल डाक टिकट भी जारी किया। कब? 16 सितंबर 1991 में।
अगला प्रश्न बनता है देखो उनसे कि महादेवी वर्मा ने भारत में महिला अखिल भारतीय महिला कवि सम्मेलन, ठीक है, भारतीय महिला कवि सम्मेलन 5/4/1933 5 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न कराया था। कहाँ पे? प्रयाग महिला विद्यापीठ में, ठीक है, प्रयाग महिला विद्यापीठ में। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों सहेलियां थी, क्योंकि दोनों को कविताएं लिखने का बहुत शौक था। महादेवी, अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म की बात करें तो 1904 में हुआ है, और महादेवी का जन्म कब हुआ है? 1907 में हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं गांधी जी से प्रभावित होकर, महादेवी वर्मा ने गांधी जी से प्रभावित होकर जन सेवा पत्र लिखा था। दोस्तों कौन सा पत्र लिखा था उन्होंने? जन सेवा पत्र लिखा था। बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है ये, जन सेवा का पत्र किससे प्रभावित होकर लिखा था? तो अब बोलिए, गांधी जी से प्रभावित होकर लिखा था। अगला प्रश्न बनना है देखो, महादेवी वर्मा का संस्मरण, वह चीनी भाई, कौन सा? मतलब एक प्रश्न बन सकता है कि मृणाल सेन ने 1968 में बांग्ला फिल्म बनाई थी महादेवी वर्मा के कौन से संस्मरण को देखकर? तो वह चीनी भाई को देख के, या वह चीनी भाई संस्मरण पे मृणाल सेन ने एक फिल्म बनाई है 1968 में, बांग्ला फिल्म बनाई थी जिसका नाम था नील आकाशेर नीचे। क्या बोला था? नील आकाशेर नीचे एक फिल्म बनाई थी, किसने? मृणाल सेन ने 1968 में। अब देखो निहार 1930, निहार सबसे पहली थी 1930 की। भूमिका देखो किसने लिखी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। मैं क्या बोलता हूँ, अयोध्या को मैं ऐसे याद रखता हूँ, देखो अयोध्या को निहार लो, क्या कर लो? अयोध्या को अच्छे से निहार लो। भैया अयोध्या घूमना आए हो ना, अयोध्या को अच्छे से निहार लो। मतलब कि देखो अयोध्या ने किसकी भूमिका लिखी थी? निहार की। महादेवी वर्मा की जो रचना है निहार 1930 की भूमिका अयोध्या ने लिखी थी। अब देखो इसके भूमिका में देखो क्या लिखा हुआ है, उनकी हृदय तंत्री के अपूर्व झनकार से भारत माला के कंठ की वर्तमान ध्वनि भी श्रुत होनी चाहिए। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद निहार की भूमिका में लिखते हैं, उनकी हृदय तंत्री के अपूर्व झनकार से भारत माला के कंठ की वर्तमान ध्वनि भी श्रुत होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, रश्मि रचना थी किसकी? महादेवी वर्मा की। इसमें मैं मतलब स्वयं वर्मा के जीवन मृत्यु दुख सुख पर मौखिक चिंतन प्रकट हुआ है। तो मतलब महादेवी वर्मा ने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में किस रचना में बताया? तो दोस्तों याद रखना, रश्मि में बताया है। देखो निहार, रश्मि, नीरजा 1932 की रचनी थी, ठीक है, 1932 की रचना है। बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव, तो हमें पता है महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म को मानती है, बौद्ध दर्शन को मानती है। तो बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव किस रचना में देखने को मिलता है हमें? तो हम बोलेंगे रश्मि में देखने को मिलता है, ठीक है। स्वयं के बारे में, वर्मा के बारे में किस में मिलता है? तो रश्मि में हमें देखने को मिलता है। अब देखो क्या बोलता है, इन्होंने एक लाइन लिखी है, पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। किसकी लाइन है? वर्मा की है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब पंत दिखते हुए सुमित्रानंदन पंत विकल्प पे दिखता है तो हम वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, पर आपने पंत को पंत से कनेक्ट नहीं करना है, दिमाग में बैठा लो। पंत की जगह में आप क्या बोलेंगे? पंत होने दो अपरिचित प्राण होने दो अकेला। किसने बोला? महादेवी वर्मा ने बोला है। तो दोस्तों इनकी देखो अब आ रही है कविता संग्रह, किसका? महादेवी वर्मा का। अग्नि रेखा 1990, प्रथम आयाम 1984, दीप शिखा आत्मिका और नीलांबरा, ठीक है, AND एंड, ठीक है, AND एंड। तो दीप शिखा 1983, आत्मिका 1983, नीलांबरा 1983, अग्निरेखा 1990, प्रथम आयाम 1984 और संदनी 1965 कि ये क्या है? कविता संग्रह है। और इनमें इनके काव्य संग्रह देखो, सप्तपर्णा 1960, दीप शिखा 42, यामा 1940, शांति गीत 1935-36, नीरजा 1935, ठीक है, 1936-1935। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नीरजा में देखो क्या बोल रहा है, संग्रह में प्रकृति के मानवीय भावनाओं के भव्य झांकियां और विरह वेदना की चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। किसमें? नीरजा में। नीरजा कब कहता है? देखो मैं बीन भी हूँ तुम्हारी, मैं है ना, मैं बीन भी तुम्हारी, इस तरीके से जो लाइन आई थी वो किसमें आई थी? मैं है ना, नीरजा में। मैं बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। शेख सरिया पुरस्कार भी इसके लिए इसको मिला था, नीरजा के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्मा के गीत सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जाग बेसुध जाग तुझको दूर जाना होगा, किसने लिखा है? महादेवी वर्मा की लाइन है। पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, तो ये भी किसकी थी? वर्मा की ही थी। अगली देखो पद क्या है? पूछता क्यों शेष कितनी रातें हैं, तो ये लाइन भी किसकी? महादेवी वर्मा की है। हे धरा अमर सूत तुझको आवेश प्रणाम, ये भी किसने लिखी है? वर्मा जी ने ही लिखी है दोस्तों, याद रखना इसको। अब देखो
तरी को ले जाओ मझधार डूबकर हो जाओगे पार, विसर्जन ही कर्णाधार वहीं पहुंचा देगा पार। किसकी लाइन है? महादेवी वर्मा की। तरी मतलब होती है नाव। देखो, तरी को ले जाओ मझधार डूबकर हो जाओगे पार, विसर्जन ही है कर्णाधार वहीं पहुंचा देगा उस पार। तो ये लाइन इसी की है, महादेवी वर्मा जी की है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, सुख दुख की आवेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। कौन बोला? महादेवी वर्मा। सुख दुख, देखो सुख दुख दुखवाद वाली थी, ये दुखवाद वाली, तो सुख दुख की आवेशमयी अवस्था के विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधन के उपयुक्त चित्रण, मतलब सुख दुख के ही गाने गाना, मतलब वही गीत है। महादेवी वर्मा बोलती है सीधे सीधे शब्दों में। आलोपी किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र आलोपी। देखो, आलोपी रचना किस चलचित्र से ली गई है? अतीत के चलचित्र से ली गई है। ये अतीत के चलचित्र किसकी है? 1941 महादेवी वर्मा की है। अब ये देखो, गौरा रेखा चित्र में किस पशु का वर्णन है? तो गाय का है। वर्मा की छोटी बहन का नाम क्या था? श्यामा था। महादेवी वर्मा जी की छोटी बहन का नाम क्या था? श्यामा। वर्मा की समस्त कविताओं का संकलन कौन सा है? यामा है। अब आगे देखो, वर्मा की लेखन शैली किसी है? कवित्वपूर्ण है। निराला भाई किस विधा में है? देखो, संस्मरण लिखा था इसने, क्योंकि निराला को भाई मानते थे। वर्मा जी जन्म कितनी पीढ़ियों के बाद पुत्री जन्म हुई थी? तो 7वीं पीढ़ी के बाद महादेवी वर्मा के वंश में क्या हुई थी? पुत्री के रूप में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। वर्मा के यात्रा वृतांत देखो, वर्मा जी के यात्रा वृतांत, सुई दो रानी स्वर्ग का कोना, ठीक है, सुई दो रानी स्वर्ग का एक कोने में छेद करती हूँ अभी, ऐसे समझ लो बस। महादेवी वर्मा, सुई दो रानी स्वर्ग का एक कोना, ठीक है, महादेवी वर्मा के यात्रा वृत्तांत है। महादेवी वर्मा के निबंध की अगर हम बात करते हैं तो हमारा देश और राष्ट्रभाषा, दोस्त किसका? साहित्य और साहित्यकार। मैंने ऊपर भी बहुत सारे निबंध बताए थे, जैसे क्षणदा था, है ना, क्षणदा भी मैंने बताया था आप लोगों को, या फिर साहित्य और साहित्यकार मैंने बोला था आपको। श्रृंखला की कड़ियां मैंने बोला था 1942 का। विवेचनात्मक गद्य है जैसे साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध 1962 बोला था। संकल्पिता सबसे बड़ा निबंध, संकल्प ले लिया मैंने, सबसे बड़ा निबंध लिखूंगी। सबसे बड़ा निबंध लिखने का संकल्प किसने लिया था? महादेवी वर्मा ने लिया था। कब लिया था? 1969 में लिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा परिवार, देखो ये पेपर में बन सकता है अभी आपके लिए। क्या बोल रहा है? मेरा परिवार जो है 1972 का था, याद रखना, 1972 का था। और ये रेखा चित्र था, क्या था दोस्तों? मेरा तो नीलकंठ जो नाम था मोर का था। मयूर कालप्रिय वीर पक्षी है जिसके मात्र नहीं। तो ये लाइन पूछी जा सकती है, ऐसा तो कुछ नहीं पूछने वाला ये, लेकिन ये पूछ सकता है कि गिल्लू मेरा परिवार है किसका नाम था? गिलहरी का। सोना किसका नाम था? हिरनी का नाम था। दुर्मुख किसका नाम है? खरगोश का नाम है। गौरा किसका नाम है दोस्तों? गाय का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नीलू किसका नाम है? कुत्तों का नाम है। कुत्ता भाषा नहीं ध्वनि पहचानता है, नीलू। और निक्को किसका नाम है? नेवला। रोजी किसका नाम है? कुतिया का नाम है। रानी किसका नाम है? घोड़ी का नाम है। तो ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि रानी कौन थी? मेरा परिवार में घोड़ी थी। रोजी कौन थी? कुतिया थी। निक्को कौन थी? नेवला थी। नीलू कौन था? कुत्ता था। गोरा कौन थी? गाय थी। दुर्मुख कौन था? खरगोश था। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है भैया, स्टार मार्क पॉइंट है, इसको तो स्टार मार्क कर लो कि महादेवी वर्मा जी का प्रिय प्रतीक क्या? दीपक और बादल उनका प्रिय प्रतीक था दोस्तों, याद रखना। ब्रजभाषा आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, याद रखना। ब्रजभाषा प्लस आरंभिक खड़ी बोली प्रथम आयाम 1984 में लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं। इनका एक और फैक्ट आ रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ में डाउट हो रहा है इसमें, मैं देख लेता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। वैसे मुझे दिख तो रहा नहीं है, तो इसका मतलब अभी मुझे नहीं दिखेगा वो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट पॉइंट आ गया। वर्मा जी की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। वर्मा जी को बौद्ध दर्शन में प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में प्रदर्शित या रूप में स्वीकार किया जाता है। इनकी सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इसमें महादेवी वर्मा के रिलेटेड हमने काफ़ी सारे फैक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।